आप देख रहे हैं दुनियादारी न्यूज़ में हूं जयपाल सिंह। टिकरी बॉर्डर पर हम किसानों के बीच में जैसे जैसे अपनी किसानों की जो आवाज़ है उसको बुलंद करने के लिए और उसको सुनने के लिए उनकी जो समस्याएं हैं उन पर बात करते हुए हम पहुंचे हैं आज एक मेडिकल कैंप के अंदर। तो डॉक्टर साहब से बात करेंगे। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार सर। आप जब से आंदोलन शुरू हुआ है आप यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं, तो आप अपनी सेवाओं के बारे में बताइए और हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम राखी शौकीन है और मैं इस आंदोलन में ये नहीं कहूँगी कि मैं पहले दिन से हूँ। पहले दिन तो कहते हैं ना किसान आके बैठे थे, तो पहले दिन सेवादार बहुत थे ही नहीं, मैं तो ये कहूँगी थे ही नहीं, क्योंकि मैंने इस लड़ाई को देखा है। ये बिल्कुल पहले दिन मैं टिकरी बॉर्डर पे थी जब ये उन्होंने बैरिकेड तोड़े थे, तो मैं पहले दिन से नहीं हूँ, मैं दूसरे दिन से इस आंदोलन में हूँ। दूसरे दिन से लेकर और अब तक लगातार हूँ। एक दिन भी ऐसा नहीं गया कि जिस दिन इस आंदोलन में नहीं रही हूँ और अपनी मेडिकल सेवाएं देती हूँ। दूसरे दिन से मैंने तो कुछ और, जब तो मेडिकल कैंप नहीं लगाया था, मैंने भी नहीं लगाया था, उस टाइम तो हमने खाने पीने की चीज़ें, दूध वगैरह प्रोवाइड करवाए थे, क्योंकि जब ये आकर बैठे थे तब ये दूध तो साथ लेकर आए थे, पाउडर वाला था, लिक्विड दूध नहीं था। तो जब हमने दूध डिस्ट्रीब्यूट किया था तो थैलियों का किया था, कम से कम 100 किलो दूध मेरे घर वालों ने, क्योंकि मेरा परिवार भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है, तो जब हमने 100 किलो दूध प्रोवाइड किया था और खाने पीने की चीज़ें, धीरे धीरे हम लोग आगे की तरफ आते रहे, जैसे रोहतक बाईपास से, तब हमने देखा कि यहाँ पे मेडिकल कैंप बहुत कम है। उस टाइम थे भी नहीं सर, बहुत ही कम थे, होंगे तो शायद हमें वो उस टाइम नज़र भी नहीं आ रहे थे। तब हमने इस वाले रोहतक बाईपास पे, जो कि 73 नंबर पे है, मैंने मेडिकल कैंप की सुविधाएं दी। और मेडिकल कैंप की जब सुविधाएं दी तो हमने इसमें बहुत सारी चीज़ें रखी। उस टाइम मेरा ये ना, मानोगे नहीं, मेरा तो ये घर ही नहीं था, मतलब अब तो ये एक घर बन गया, क्लिनिक बन गया है। उस टाइम जब मैं बैठती थी तो ट्रॉलियों के बीच में बैठती थी, ट्रैक्टर की ट्रॉली में। बारिश आ जाती तो मैं जो मेडिसिन होती थी वो मैं ट्रॉली के अंदर लगा के चली जाती थी। मेरा क्या था सर, मेरा ये है कि मैं पहले जॉब करती हूँ, जॉब करके हाफ डे करके तब मैं इस आंदोलन में अपनी दवाइयाँ डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ। तो मैं अपनी दवाइयाँ आती थी, बाहर निकालती थी ट्रॉली में से और ट्रॉली में रख के फिर चली जाती थी। मतलब स्ट्रगल भी किया है, मैंने भी देखा है कि स्ट्रगल कैसे हुआ है लाइफ में। कहते हैं ना सर, ऐसो आराम से जिए, पर कभी स्ट्रगल नहीं देखा था कि भी ऐसे भी होता है, गर्मी सर्दी मैंने भी करते गए कैसे हो। लेकिन इस आंदोलन ने मेरे को सब कुछ सिखा दिया कि गर्मी भी सहन करनी होती है, सर्दी भी सहन करनी होती है। जो मुझे इस चीज़ की आदत पड़ गई, बहुत मुश्किल से पड़ी, क्योंकि सर देखो मैं किसान नहीं हूँ, लेकिन किसान की बेटी मेरे मामा जो हैं उनके भी घर में खेती बाड़ी अभी भी होती है, मेरी दादी के पीहर में भी अभी खेती बाड़ी होती है, तो मैं भी खेती से जुड़ी हुई हूँ, तो इस चीज़ों को मैं भी समझ सकती हूँ। तब मैंने ये मेडिकल कैंप लगाया था, मुझे बहुत खुशी थी। जब तो मैंने बहुत थोड़ी दवाइयाँ रखी हुई थी, धीरे धीरे मुझे ऐसे लग रहा था कि शायद मैं 1 महीना या 2 महीने इस आंदोलन में टिकूंगी। लेकिन है ना, लोगों का उत्साह देखकर, लोगों के अंदर कहते हैं ना कि शक्ति देखी कि भाई ये देखो इतना लंबा, इसमें ना बुजुर्ग ज़्यादा आप देखोगे तो मैंने जब बुजुर्गों को देखा, औरतों को देखा कि इस आंदोलन में टिकी हुई हैं, तो मैं अकेली क्यों नहीं टिक सकती। तो मैंने भी सोचा नहीं टिकेंगे और ऊपर वाला देखेंगे कैसे क्या हो सकता है। फिर मैंने ये नहीं सोचा सर, क्योंकि मेरे साथ कोई ट्रस्ट नहीं है, कोई NGO नहीं है, सेल्फ जो कमा रही हूँ, जो सैलरी मिलती है वो मैं यहाँ पे लगा देती हूँ। और इसमें हर तरीके की दवाई है, ब्लड शुगर भी हम करते हैं, BP भी चेक करते हैं, किसी के सिर पे चोट लग जाए, स्टीच जो हम बोलते हैं, स्टीच भी लगा देते हैं, और हर तरीके की दवाइयाँ उपलब्ध है। बहुत कम ऐसी दवाइयाँ होंगी जो हमारे पास नहीं है। डॉक्टर साहब ये बताइए कि जब आप जो सैलरी होती है आपकी वो यहाँ पर लगा देते हैं आप, तो घर वाले इस चीज़ को लेकर नहीं बोलते? नहीं सर, इस घर में इस चीज़ को नहीं लेके बोल रहे, क्योंकि घर वाले भी इससे जुड़े हुए हैं। कहते हैं ना सर, जब घर में 2 सैलरी आ रही है तो एक सैलरी कहीं लग रही है तो एक बच रही है, तो जो बच रही है वो फादर की है, जो फादर लगा रहे हैं। मेरी सैलरी, मेरे फादर ने कहा बेटा तू अपनी सैलरी को जहाँ दान करना चाहते कर सकती है, बल्कि हम भी तेरा सपोर्ट करेंगे। कभी कम पैसे पड़ जाते, क्योंकि सर आपको भी पता है सैलरी कई बार मिल भी जाती है, कई बार नहीं मिलती, क्योंकि जैसे लॉकडाउन हुआ सैलरी हमें नहीं मिली, तो कोई ऐसी दिक्कत एक बार आती है, पर घर वाले उसको सोल्व कर लेते हैं। तो एक बात बताइए, जैसे आपने कहा कि मैं भी किसानी से जुड़ी हुई हूँ, जैसे जब भी कोई इंसान खाना खाता है तो उसका जो रिश्ता है कहीं ना कहीं, जब खाने के साथ रिश्ता है तो किसान के साथ भी उसका रिश्ता है। तो अभी तक जो पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां, वो ये क्यों नहीं समझ रही कि हर आदमी किसानी से जुड़ा हुआ है? सर देखो, सबका दिमाग अलग अलग होता है, दिमाग को कोई नहीं बदल सकता। जो अभी सरकार है वो, अब देखो जो सरकार बनी हुई है, BJP की बनी हुई है, उसमें भी वो जानते हैं कि जो मतलब कानून बनकर आया है गलत है, लेकिन बोल नहीं सकता, क्योंकि वो अपने उस पर दबाव पे है। कुछ इंसान है जो दबाव है, दबाव कहते हैं ना सर, मैं नौकरी कर रही हूँ तो मैं अपनी
नौकरी जहाँ पे कर रही हूँ मैं उनकी बुराई नहीं करूँगी, ऐसे वो भी सरकार है, वो अपनी सरकार की बुराई नहीं करेंगे, जबकि उनको पता है कि जो हम खाना खा रहे हैं, खाना कहाँ से आ रहा है, रोटी कहाँ से आ रही है, जब किसान अन्न उगा रहा है। यदि वो अन्न उगाना बंद कर देगा तो रोटी हम खा ही नहीं सकते। क्या कभी ऐसा हुआ है जैसे हम यूट्यूबर हैं या कोई पत्रकार है, उसके ऊपर जो किसानों की जो रिपोर्टिंग करने के लिए, उसको रोकने के लिए कोई दबाव आता है, कोई हमारे को वार्निंग वगैरह आती है कि आप किसानों की रिपोर्टिंग मत करो, आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? मेरे साथ हुआ था सर, 26 जनवरी के बाद हुआ था, और उस टाइम वो वकील थे, मुझे नाम याद नहीं है, ठीक है। तो मुझे उस टाइम ये कहा था कि आप इस आंदोलन में क्यों बैठे हो। ज़्यादातर कैंप तो मेडिकल कैंप उठ सके हैं जो आसपास के थे, जिन्होंने लगाया था। आप लोकल हो, यहाँ की बेटी हो, भादुगढ़ में रहते हो, और फिर भी आप 26 जनवरी पे जो किया वो गलत किया। तो मैंने उनको एक ही बात कही थी, सर पहली बात आपने पैसे नहीं लगा रखे, मुझे कोई ट्रस्ट या कोई एनजीओ पैसा नहीं दे रही है, मैं अपनी कमाई से लगा रही हूँ, मैं मेडिकल लाइन से, मेरा काम है सेवा करना, मैं सेवा करूँगी, आप मुझे हटा के दिखा। उस दिन के बाद उस बंदे ने कभी मेरे से फोन पे बात नहीं की। तो यहाँ पर जब आप सेवाएं कर रही हैं तो किस प्रकार कोई डिफरेंट कोई समस्या आई है आपके सामने, जो किसान का जो ट्रीटमेंट के लिए आपको स्पेशल करना पड़ा? तो सर यहाँ पे ना हमने उस टाइम स्पीच नहीं रखे थे, जिससे कि जैसे कुछ आदमी आते हैं यहाँ पे, गिर जाते हैं, तारों के ऊपर गिर जाते हैं, जो कहते हैं कि हमें बिल्कुल फट जाता सिर, हमें टाका लगाना हो जाए, तो टाके लगाने के लिए एक बार आई, लेकिन उसमें सबसे बड़ी क्या है कि ये हरजिंदर नाम का है बंदा जो हमारे साथ रहता है, ऑर्थो का डॉक्टर है, बड़ा हेल्पफुल बंदा है, साथ ही रहता है। इस बंदे ने यहाँ पे हमने किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रखी, इन्होंने बल्कि जो किसी की चीज़ की कमी आई आंदोलन में, हमें पता लगा कि इस चीज़ की कमी है। तो जब हमें ये पता लगा कि इस आंदोलन में इस चीज़ की कमी है, तो मेरे पास कॉल आ जाता है जो पीछे हरजिंदर रहता है कि आज ये सामान नहीं है। तो हमें पता लगा कि हमें भाई एक तरह से छोटा सा ओटी का भी सामान रखना पड़ेगा कि किसी को चोट लग जाए। अब सर ऐसा तो है नहीं कि तुरंत एक बार हमें किसी भी हॉस्पिटल में किसी भी मरीज को ले जाना है अपने किसान भाइयों में से, तो उससे पहले हमें ब्लड रोकना तो जरूरी है ना सर। ब्लड नहीं रोकेंगे, इंजरी अंदर से होगी और वो रास्ते में मर गया तो बहुत बड़ी एक तरह से हमारा एक बलिदान और चला जाएगा। इतने सारे किसान भाई बलिदान हो चुके हैं, सरकार के कानों में रो ही रहेंगे, लेकिन अपने हाथ में भी होता है कि हम कुछ करें। तो हमने यहाँ पे एक छोटे से ऑपरेशन का भी सामान रखा है कि यदि किसी का सिर फट जाता है, किसी के पैरों में कोई चोट लग जाए, ऐसे बिल्कुल अलग हो जाते हैं, तो हम स्टिच रिमूव है, जिसको स्टिच है जो हरजिंदर है वो स्टिच लगा देता है, जिसको हम अपनी आम भाषा में बोलते हैं कि टाके लगाना। टाके लगा के यहाँ पे ब्लड रोक देते हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी आ रहा है। अब हॉस्पिटल की तरफ कम जा रहे हैं हमारे किसान भाई, उनको ये पता है कि भाई यहाँ पे स्टिच वगैरह भी लग जाएंगे हमें चोट। आजकल जो सोशल मीडिया पे सरकार द्वारा नए कानून बना के कंट्रोल किया जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे? देखो ऐसे उनके दिखाने से तो कानून ऐसे भी है नहीं कि ये करेंगे तो कंट्रोल हो गया, नहीं, उसमें सर लिखत में होना चाहिए हर चीज़। और देखो सीधी सी एक बात है भी, हम किसान, सारे किसान जो ये कह रहे हैं कि रद्द कर दो, तो सर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि भाई वो रद्द क्यों नहीं कर रहे। 3 कानून रद्द करके दोबारा विचार करके भी बनाए जा सकते हैं, जिसमें सरकार भी खुश और हमारे किसान भाई भी खुश। सरकार को सोचना चाहिए, एक बार रद्द कर दे, किसान भाई भी अपने घर चले जाएं। आप भी देखो, आप भी यूट्यूब चैनल वाले हैं, जगह जगह घूमते हैं। मैं भी जब हॉस्पिटल से वापस घर पे आती हूँ, तो जब आती हूँ तो मैं देखती हूँ किसान भाई जितने बुजुर्ग हैं, आप देखोगे नहीं कि दूर दूर मतलब दूध लेने जाते हैं, तकलीफ में है, क्यों नहीं, फिर भी डटे हुए हैं, गर्मी है फिर भी डटे हुए हैं। आप आखिर में सरकार को क्या कहना चाहेंगे? मैं सरकार को सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि अपने जो विचार उनके हैं कि हम लोग रद्द नहीं करेंगे, एक बार रद्द करो, 3 कानूनों को रद्द कर दो, दोबारा से इसको लागू करो। आप भी खुश हैं, हम सब भी खुश हैं, ये लोग भी घर पे चले जाएंगे, धरना भी उठ जाएगा, परेशानी भी खत्म हो जाएगी। ये मैं चाहूँगी कि सरकार एक बार इस पे अपनी घमंड को दूर करके एक बार इस विचार को कर ले तो सबके लिए बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डॉक्टर साहब जो किसानों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो जानते हैं। बाबा जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। क्या दिक्कत है आपको? आले देखता पीड़ा ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਜੀ। ਲੱਤਾਂ 'ਚ हाँ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਚੈੱਕ शरीर से ਹਾਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਨਾ अच्छा ਉਹ ਮੈਂ ਲੰਗਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਹਿਲਾਂ 73 ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਟਰਾਲੀ ਸੀ ਇੱਥੇ अच्छा जी। ਜੋ ਇਹ ਬੇਟੀ हाँ हाँ ਇਹ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸਾਡੀ। ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਪਣਾ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਵੱਟੂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ। डॉक्टर साहब क्या दिक्कत है अंकल को?
अंकल को ज़्यादातर जो दिक्कत रहती है वो पैरों में रहती है, और कभी कभी खांसी की प्रॉब्लम हो जाती है। एक्चुअली ये बहुत कम दवाइयाँ लेते हैं यहाँ पर, पर ये कहते हैं ना कि सर ज़्यादा चलने से फिरने से थोड़ा पैरों में थकावट हो जाती है, तो इन पैरों में थकावट के कारण और मोदी खांसी मीडिया के कह रहा है कारण कि किसानों ने कोरोना फैलाया है। कोरोना का भी कोई मरीज आया आपके? नहीं, कोरोना के अपने किसानों में किसी को कोरोना नहीं हुआ। हल्का फुल्का भी मतलब फीवर भी हुआ है, हमने चेक भी किया है, तो ऐसा नहीं है 100 है। देखो कोरोना एकदम ये तो है नहीं कि भाई 3 दिन बुखार हुआ या 1 दिन बुखार हुआ तो कोरोना हो गया। नॉर्मली गर्मी है तो थायराइड मतलब अब टाइफाइड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो पहले हम 3 दिन तक पेशेंट को दवाई दे के देखते हैं, 3 दिन तक भी फीवर नहीं उतरता है, तब हम उनको कोविड का टेस्ट करवाए। पर ऐसा तो कुछ आया नहीं जिसको 1 दिन से ज़्यादा फीवर भी जाए। जो ये आपने दूसरा रूम बनाया इसके बारे में थोड़ा बताइए। सर ये जो दूसरा रूम है जो आप देख रहे हैं, जिसमें तो 4 बेड डले हुए हैं और एक नीचे वाला है, ये क्या है कि ये एडमिट के लिए है। एडमिट मतलब जब भी हमें किसी हड्डी का पेशेंट देखना है, कोई ऑर्थो वाला पेशेंट आ गया जिसने कहा मुझे बैक पेन है या मुझे कोई लेडीज़ प्रॉब्लम आ गई, मुझे जब कोई लेडीज़ चेकअप करना होता है, अंदरूनी चेकअप करना होता है, तो इस वाले रूम में चेक कर लिया जाता है। कोई एडमिट पेशेंट आया जिसको बार बार चक्कर आ रहे हों, हमें लग रहा है कि ग्लूकोज लगाने की जरूरत है, तो यहाँ पे ग्लूकोज लगा देते हैं। हड्डी वाले पेशेंट को लिटा के एक्सरसाइज सिखा देते हैं। यहाँ पे एक देख रहे हैं आप मशीन भी है जिसपे हम मशीन की एक्सरसाइज हो जाती है, जिसे हम फुट मसाज मशीन कहते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके की एडमिट सेवा भी है, क्योंकि देखो एडमिट के लिए पेशेंट काफ़ी दूर से चलकर, ये नहीं है कि दूसरी जगह जाए या भादौड़ में। देखो ये आंदोलन एक बहुत बड़ा आंदोलन है और काफ़ी लंबा फैला हुआ है ये आंदोलन। जहाँ तक मुझे याद है कि ये शायद रोहतक बाईपास से ऊपर से होता हुआ खान तक है 26-27 किलोमीटर। 26-27 किलोमीटर। 26-27 किलोमीटर वाला ये तो है नहीं कि जाएगा पैदल चलकर और मतलब आपको पता है कि भी हॉस्पिटल में एडमिट होगा। तो ये सोचकर हमने ये एक अपना एडमिट बोर्ड भी बना दिया है। बिल्कुल सेंटर में लगा दिया। सेंटर में लगा दिया है कि सबको ज़्यादातर किसान भाइयों को पता है कि यहाँ पे एडमिट की सुविधा है, तो किसी को हमें लगता है कि एडमिट करने की जरूरत है, यहाँ पे एडमिट करके उसको पूरी सुविधा दी जाती है। डॉक्टर करके इलाज नहीं कर रही, जी ਇਹ ਬੇਟੀ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਸਾਡੀ। ਜੀ। ਜੋ ਅਸੀਂ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਮ ਆਣਗਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਹੈਗੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਾਈਫ ਹੋਣੀ ਹੈ।